हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज से हमारा क्लास 12 का अकाउंटेंसी शुरू होता है, ठीक है। तो क्लास 12 की बात की जाए तो सबसे पहले हमको कौन सा अकाउंटिंग पढ़ना है इसमें? तो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सर 11th में भी तो हम लोग अकाउंट्स पढ़े थे। तो 11th में जो पढ़े थे ना, वो कौन सा अकाउंट पढ़े थे? वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अकाउंट था, ठीक है। अब सर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? हम ना गर्मी की छुट्टी में चले गए थे नानी के यहाँ घूमने और सब भूल गया है, कुछ याद ही नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर हम आपको बता दें तो क्या होता था? एक सिंगल इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस को करता है, जैसे कि हमारा घर है, घर के आसपास कई सारे ऐसी दुकानें होती हैं जो एक अकेला इंसान क्या किया है, खोला है, अकेला वो खुद ओनर है, ठीक है। वही जा रहा है, रोज दुकान खोल रहा है, बैठ रहा है, जो भी पैसा लगाया है वो खुद लगाया है अपना, या फिर बैंक से लोन लेके या फिर कहीं से भी ले आके वो खुद लगाया है, खुद का पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया उसने। और जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस आ रहा है वो सब खुद का खुद वो क्या कर रहा है, बियर कर रहा है, ठीक है। खुद डिसीजन भी ले रहा है, यानी कि वो अकेला खुद का मालिक है ना। वो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बिजनेसेस को तो इसकी अकाउंटिंग जो है वो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और वो धड़ाधड़ क्वेश्चन उसका लगा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब आ गया क्लास 12, जिसमें हम लोग को सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना है अपना अकाउंटिंग, ठीक है, पार्टनरशिप की तरफ, ठीक है। तो सर पार्टनरशिप बिजनेस क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्यों पार्टनरशिप बिजनेस की जरूरत पड़ गई? भाई अकेले अकेले बिजनेस करो ना, ये तो बहुत सेफ बिजनेस है। अपना खुद का पैसा लगाओ, डूबोगे तो तुम डूबोगे, फलोगे तो फूलोगे तो तुम फूलोगे। तो सर हम पार्टनरशिप पे क्यों शिफ्ट हो गया? तो देखिए पार्टनरशिप बिजनेस क्या है कि मान लीजिए अगर हम अकेले बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, हम खुद बिजनेस कर रहे हैं, तो हम एक अपने एबिलिटी तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं कैपिटल में, ठीक है। यानी कि हमारे जेब में जो पैसा है वो लगाएंगे, अब प्लस हम हमारे कैपेसिटी के हिसाब से जितना बैंक हमको लोन दे सकते हैं वो लोन लेके हम बिजनेस में लगा सकते हैं। उसके अलावा हम अपना कैपिटल एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो अब ये बताइए कि उतने पैसे में क्या हम बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक। लेकिन हमको ये दिख रहा है कि हमारे बगल वाला चोट्टा वो भी हमारे साथ ही बिजनेस शुरू किया था और वो 2-4 लोग को, दोस्तों को जोड़ जोड़ के जो है हमसे पैसा ले लेके खूब बड़ा बिजनेस बन गया, और हम जो है अकेले अभी तक मोहल्ले में दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो भाई हमको भी तो बड़ा बनना है। तो बड़ा बनने का एक सोर्स क्या होता है कि बिजनेस को बढ़ाने का? भाई तुम्हारे कैपेसिटी के हिसाब से जो तुम इन्वेस्ट कर सकते थे तुमने किया, उसके बाद से अगर तुमको एक्स्ट्रा फंड की अगर जरूरत है तो तुम क्या करो? पार्टनर बनाओ, ठीक है। तो अपने रिलेटिव से, दोस्त से या किसी से भी तुम बात कर सकते हो, जो भी तुम्हारे लिए क्या ट्रस्टेड पर्सन हो, उससे तुम क्या करो? बात करो, उसको पार्टनर बनाओ। क्योंकि भाई पार्टनर आएगा तो खाली हाथ तो आएगा नहीं, वो पैसा ले आएगा किसका? कैपिटल का। तो कैपिटल फंड ले आएगा और उसके साथ साथ वो क्या ले आएगा? गुडविल का अमाउंट, ठीक है। ये क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि वो पैसा लेके आएगा, बस आप इतना समझिए, खाली हाथ नहीं लाएगा। और उसके साथ साथ अपना दिमाग भी ले आएगा। भाई एक मालिक भी तो जुड़ रहा है, यानी कि वो दिमाग भी ले आ रहा है और प्लस पैसा भी ले आ रहा है। तो जितना पैसा हमारा इन्वेस्ट हुआ वो, और प्लस वो जो पैसा ले आया उसको भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और बड़ा बिजनेस बनाना है, और पार्टनर को बुला के वो करो, ठीक है। तो इसी तरह से ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, कैपिटल अमाउंट, और ज़्यादा हमारा बिजनेस क्या कर सकता है? एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। ये पार्टनरशिप इसी वजह से क्या हम करते हैं और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसा में क्यों पार्टनरशिप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? तो आइए लेक्चर 1 आज से होने वाला है और इसके बाद कंटिन्यूअस में लेक्चर चलेंगे, तो जुड़े रहिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो पहला चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। फंडामेंटल्स, ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है हमारा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन। भाई पार्टनरशिप है क्या, क्यों हम करते हैं पार्टनरशिप, वो हमने बता दिया कि भाई पार्टनरशिप हमको क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। आपको भी समझ में आ गया होगा वो क्यों। तो डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इसको एक लॉ गवर्न करता है, यानी एक एक्ट बनाया गया। क्या चीज, कौन सा एक्ट? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी 1932 में एक एक्ट बनाया गया जिसके अंतर्गत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो सारी चीजें उसमें लिखी गई, ठीक है। यानी कि इसमें जो
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो बातें लिखी हुई हैं सेक्शन 4 में, उसी को ही हमको डिक्टो फॉलो करके अपना पार्टनरशिप बिजनेस चलाना है। ठीक है, हम अपने से नहीं चला सकते हैं कि अरे चलो हम ऐसे नहीं वैसे कर ले रहा, वैसे नहीं वैसे कर ले रहा। अपने से कायदा कानून हमको बिजनेस में नहीं ले आना है। ठीक है, कायदे कानून यानी लॉज जो है वो पहले से ही डिफाइंड है, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है अपने बिजनेस में। आया समझ में? तो कौन लॉ डिफाइन करता है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बोलता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप is the relation between the partners who have shared the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन किस पे दी गई? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डिफाइन किया पार्टनरशिप को कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक संबंध है, किसके किसके बीच। अब वो गलत बातों पे ना जाएंगे, ये एक पार्टनर्स के बीच में संबंध है। कहने का मतलब कि जब हम और एक नया पार्टनर जब जुड़ते हैं तो हमारे और उसके बीच एक रिलेशन, एक संबंध बन रहा है। ठीक है, कैसा संबंध, कैसा रिलेशन ये बिल्ड कर रहा है? बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव एग्री टू छूट गया था, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यानी कि क्या, किस बात पे समझौता हुआ है उनका, यानी कि जो संबंध बना एक रिलेशन में वो लोग आए हैं तो किस बात को एग्री करके आए हैं कि हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यानी कि हम दोनों लोग चलो मिलकर क्या किया जाएगा, बिजनेस किया जाएगा, और जो भी बिजनेस में कमाई होगी उसमें से जो भी तुम्हारा रेशियो होगा वो तुम ले लेना, जो भी हमारा रेशियो होगा वो हम रखेंगे। ठीक है, इस बात पर समझौता हुआ है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल का ये मतलब होता है कि अगर किसी फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर हैं अगर, तो ये तीनों ही सूट बूट पहन के सुबह सुबह उठ के नहा धो के सूट बूट पहन के कहाँ चले जाए? ऑफिस में चले जाए। ऐसा नहीं, सूट बूट पहन के कहाँ जाए? ऑफिस में। दिन भर ऑफिस एक्टिविटी परफॉर्म करें, जो भी वर्क आ रहा है, कोई भी क्लाइंट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, सब कुछ अटेंड करें। कहने का मतलब कि एक्टिव पार्टनर बन जाए। ऐसा में कि रोज हम जा रहे हैं बिजनेस में, रोज हम देख रहे हैं, सबको डील कर रहे हैं, सारे कस्टमर्स को, सारे क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, उसके बाद हम शाम में घर आ रहे हैं। यानी कि कैरी ऑन बाय ऑल, यानी कि सब मिल के बिजनेस चलाए, और जो भी मुनाफा होगा सब मिल के बांटेंगे, या नुकसान हुआ तो भी मिल के बांटेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस। ठीक है, हम बस शब्द प्रॉफिट देख के ही नहीं कि बस प्रॉफिट ही बांटेंगे, लॉस आया नहीं बांटेंगे, ऐसा नहीं। लॉस आया तो भी बांटेंगे पार्टनर। ठीक है, तो कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब समझना है कि अगर 3 पार्टनर है तो तीनों के तीनों जा रहे हैं ऑफिस। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि एक जाए 2 ना जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन और या तो सब चलाए बिजनेस या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का क्या मतलब होता है कि बी और सी बोले कि ऐसा है ना, देखो ये हम दोनों कहीं और जॉब करते हैं। ठीक है, तो पैसा तो हम तुम्हारे बिजनेस में लगा दे रहे हैं, लेकिन बिजनेस डे टू डे एक्टिविटी को तुम संभालो। ठीक है, और जो भी तुम्हारे निगरानी में जो भी प्रॉफिट आया उसको मिलकर बांटा जाएगा, या अगर लॉस आया तो भी मिलकर बियर किया जाएगा। कहने का मतलब कि सब कुछ किसके ऊपर जिम्मेदारी थोप देना? ए के ऊपर। यानी अब ऑफिस कौन जाएगा? बस ए जाएगा। ठीक है, ए जाएगा, ए बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, जिसको भी क्लाइंट्स होंगे उनको कौन डील करेगा? ए डील करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ए से कुछ गलती हो जाती है तो बस ए ही नहीं झेलेगा, उसको तीनों मिल के बियर करेंगे। अगर ए के निगरानी में अगर प्रॉफिट अच्छा आ जाता है कंपनी का, तो वो भी तीनों मिल के ही प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यानी कि एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि अगर एनी ऑफ देम, इनमें से कोई भी एक अगर बिजनेस चला सकता है, लेकिन वो हर सबका एक्ट परफॉर्म करेगा। वो आया समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा डेफिनेशन किसका? पार्टनरशिप का। अब आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो 2 और मोर पर्सन्स। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप बनेगी कब? भाई जब 2 या 2 से ज्यादा लोग रहेंगे।
एक लोग में हम बोले हम हमारा बिजनेस है, हम पूरी पार्टनर भी हैं, ये कोई बात है? कोई बात ही नहीं। एक पार्टनर कौन होता है? यानी हमारा बिजनेस है और ये मेरा पार्टनर यानी उसका भी बिजनेस है, ठीक है, तो हम दोनों का बिजनेस है, तब हम पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में? मिनिमम तो 2 तो होने ही होने चाहिए, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम का भी लिमिट दे दिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। इसमें क्या बोला कि मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? मैक्सिमम होगा हमारा 50 से ज़्यादा अगर तुम्हारा बिजनेस अगर हो रहा है तो तुमको कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर 50 मेंबर से ऊपर, अगर 50 पार्टनर से ऊपर अगर तुम अगर बिजनेस अपना फैला रहे हो, यानी 50 पार्टनर को जोड़ने के बाद भी तुमको अगर अपना बिजनेस बड़ा करने का मन कर रहा है तो तुम पार्टनरशिप में नहीं रह सकते हो, तुमको मजबूरन किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? कंपनी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 और मोर पर्सन समझ में आया, यानी कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। क्या माइनर जो है वो भी बन सकता है? माइनर कौन होता है सर? तो माइनर वो लड़का जो अभी 18 साल से क्या है, जिसकी उम्र कम है, तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? तो आंसर होगा तुम्हारा क्लियर कट नो। माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। लेकिन माइनर पार्टनर बन सकता है जब अगर जो सारे के सारे पार्टनर्स का कंसेंट हो तो। लेकिन अभी समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आया कैन माइनर बिकम अ पार्टनर, तो अब देखिए अगर फर्म में ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं और एक डी है, ये अभी 14 साल का बच्चा है, 14 ईयर्स का, तो ये जब ये आना चाह रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो पहला जवाब कि ये पार्टनर नहीं बन सकता है। लेकिन ये पार्टनर बन सकता है कब? जब ए बी और सी तीनों कंसेंट दे दें, ये तीनों चिल्ला के बोले क्या, यस यस यस, तुम आ जाओ पार्टनर बन जाओ, तो ये पार्टनर बन सकता है। लेकिन इसमें भी एक रूल है, ये पार्टनर बन तो जाएगा लेकिन ये क्या, बस प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए इसका मतलब क्या हुआ था? मतलब कि जिस साल फर्म प्रॉफिट में जाएगी तो 4 हिस्सा लगेगा, मतलब ए बी सी और डी चारों में बटेगा, ऐसा में। और जिस साल फर्म लॉस बियर करेगी तो बस किस में बटेगा, ए बी और सी में बटेगा, डी किनारे हो जाएगा। माइनर जो है लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसा में वो बस किस में पार्टिसिपेट करेगा, जब तुम्हारा बिजनेस क्या होगा, प्रॉफिट में होगा। तो यानी कि माइनर पहली बात तो पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन बनाया जा सकता है किस कैसे, तो सारे के सारे पार्टनर के कंसेंट से, सब अगर हाँ बोलते हैं तो उसको बनाया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा किस में पार्टिसिपेट करेगा, फर्म के प्रॉफिट में, ना कि फर्म के लॉस सिचुएशन में। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है, ये आया समझ में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की बात की जाए तो एक एग्रीमेंट से हमारा पार्टनरशिप जो है वो आया है। ये एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ओरल और रिटन सॉरी दोनों हो सकता है, समझ में। तो ये एक रिजल्ट है किसका, एक एग्रीमेंट का। एक एग्रीमेंट से ही हमारा क्या आया है, पार्टनरशिप बना है, फर्म बन के तैयार हुई है, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। भाई जो भी कमाएंगे अकेले नहीं रखेंगे उसको पार्टनर्स के बीच में हमको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। हम अकेले उसको नहीं रख सकते हैं प्रॉफिट को। फोर्थ है हमारा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का। कहने का मतलब कि एजेंट क्या होता है भाई, अगर कुछ काम कर रहा है तो पूरा का पूरा वो मालिक भी लपेटे में आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर ए बी सी पार्टनर है, सी अगर कोई गलती कर दिया तो बस सी ही जिम्मेदार नहीं है, अब जिम्मेदार तीनों हो जाएंगे। सी कुछ अच्छा काम कर दिया तो फायदा बस सी कोई नहीं मिलेगा, फायदा सबको मिलेगा। यानी कि प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट दोनों काम करते हैं पार्टनर्स, आया समझ में। तो यानी कि एक अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसका भी परिणाम सब मिलके उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे, और एक अगर कुछ गलती कर रहा है तो उसको भुगतेंगे भी सब लोग, आया समझ में। तो एक रिलेशन होता है किसका, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का।
नेक्स्ट है हमारा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, अभी बता दिया हमने कि बिजनेस कैरिड बाय ऑल का मतलब क्या होता है कि सब मिल के बिजनेस चलाएं, यानी कि अगर 4 पार्टनर तो चारों के चारों जाए ऑफिस। और एनी ऑफ देम एक्टिंग और फॉर ऑल का मतलब क्या होता है कि चारों में से भाई 2-3 बिजी हैं तो एक या 2 ही पर्सन जाके बिजनेस चलाए, लेकिन वो जो भी करेगा उसके लिए बाधित सब चारों होंगे आपस में। और उसके बाद है हमारा नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, 6th कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लास 11th में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बताता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा होगा कि अगर हम वी मार्ट में जा रहे हैं अगर शॉपिंग करने के लिए, तो वी मार्ट से हम कपड़ा खरीदे तो उस पर जो बिल मिला होगा, वो रसीद मिली होगी, उस पर कभी भी जो है वी मार्ट के मालिक का नाम नहीं होता है, वो वहाँ पे किसका नाम लिखा रहता है? वी मार्ट, ठीक है। यानी कि तुमको जो कपड़ा बेचा है वो कौन बेचा है? वी मार्ट ने बेचा है, ना कि उसके मालिक ने। अगर कुछ डिफेक्टिव निकलता है या कुछ भी, अगर तुमको कुछ डाउट हुआ या खराब कपड़ा है, अगर तुमको केस फाइल करना है तो तुम उसके मालिक के नाम से नहीं कर सकते हो, तुम किसके नाम पे करोगे? वी मार्ट के नाम पे करोगे, ठीक है। तो ये होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग लोग हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं पाई जाती है, कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ गलत हुआ है तो हम डायरेक्ट उसके पार्टनर के ऊपर केस करेंगे, समझ में। अगर एक के ऊपर केस हुआ तो सब झेलेंगे, उसमें फर्म के ऊपर केस करोगे सारे पार्टनर झेलेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनर से ही पार्टनरशिप फर्म। तो अगर हम पार्टनरशिप फर्म पे केस कर रहे हैं यानी कि वहाँ पे सारे के सारे पार्टनर धराए जाएंगे, असल में, क्योंकि इस बिजनेस में कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिनेशन, ठीक। तो होप सो आपको समझ में आया। ओके, तो राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर बन रहा है पार्टनरशिप फर्म में तो उसके क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे। आगे चल के अगर आप भी लोग पार्टनरशिप बिजनेस अगर करते हैं तो आपके क्या क्या अधिकार होंगे वो देखिएगा। पहला अधिकार यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस विद द अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। यानी कि जब समझौता होता है, यानी जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, या तो ओरल हो या फिर रिटन एग्रीमेंट हो, ठीक है, उस समय रेशियो एग्री किया जाता है। अब वो रेशियो आपके कैपिटल के हिसाब से एग्री किया जाए या फिर आपके समझौते के हिसाब से, वो अलग मैटर है, ठीक। कहते हैं कई लोग होता है ना कि भाई 1 लाख हम लगाएं, 2 लाख कोई और लगाया तो 1:2 में बांट लो, ठीक है। प्रॉफिट जो भी आएगा उसका 1 भाग हमको मिलेगा, उसका 2 भाग अगले को मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्ताना अच्छा है तो हो सकता है कि हम लोग बोले कि अरे चलो भले 1 लाख हम लगा रहे हैं, तुम 2 लाख लगा रहे हो, छोड़ो, बराबर बराबर बढ़ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो जो भी एग्री किया गया रेशियो, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस बांटना है, ठीक है। कोई लिखा हुआ राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। आया पहला अधिकार क्या है? यानी पहले से जो भी समझौते में आपसे बात की गई है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा अधिकार क्या है? राइट टू टेक अ पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। यानी कि बिजनेस एक्टिविटी जो भी चल रही है ऑफिस में, आप भी जा सकते हैं, ऑफिस में बैठ सकते हैं, आपका भी केबिन होगा, ठीक है। क्या चल रहा है ऑफिस में, कौन क्लाइंट है, कौन कस्टमर है, क्या फाइल है, क्या नहीं है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। यानी कि डे टू डे एक्टिविटी को आप कंडक्ट कर सकते हैं बिजनेस की, ये आपका राइट है, अधिकार है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप भी क्या है? पार्टनर फर्म में, ठीक। तीसरी राइट क्या है? राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। यानी कि आप कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकते हैं? आप देख भी सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ परचेज वाला ले आओ फाइल, सेल वाला ले आओ, एडमिनिस्ट्रेशन वाला ले आओ, तो सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें अगर तो उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास भी रख सकते हैं, ये भी आपका क्या है? अधिकार है, ठीक है। चौथा अधिकार क्या दिया गया है? राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। अब ये भी बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई फर्म में 5 पार्टनर थे, ए बी सी डी और ई, और एफ को एडमिट करने का सोच रहे हैं, ए मान गया, बी मान गया, सी मान गया, डी मान गया, अगर एक पार्टनर भी अगर नहीं मान रहा है तो एफ एडमिट नहीं होगा, क्या समझ में? यानी कि ऑल पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर अगर नहीं चाह रहा है कि अगर कोई पार्टनर बने तो वो नहीं बन सकता है, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी जोर लगा ले, कहीं परिचय लगा ले, ठीक है। तो वही है लिखा हुआ है, अधिकार दिया गया है कि राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी अगर नहीं चाह रहा है वो किसी पार्टनर को एडमिट करना तो ना एग्री हो। अगर वो अकेला नहीं एग्री हो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है
कि वो पार्टनर बना दे अपने फर्म में किसी को, ठीक है। तो ये अधिकार भी पार्टनर का होता है। पांचवा क्या अधिकार दिया गया कि एवरी पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, यानी कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो भी पार्टनरशिप फर्म की जमीनें हैं या जो भी चीजें हैं उस पर सब मालिक हैं, यानी कि जो भी पार्टनर है वो मालिक है में। तो ऐसा नहीं कि जमीन के बस एक ही मालिक हो और बाकी पार्टनर अलग, ऐसा नहीं। पार्टनरशिप फर्म में हर एक चीज का, हर एक प्रॉपर्टी का सब ज्वाइंट ओनर होते हैं, असल में वो सब मालिक हैं, ठीक। अगर कुछ बेचना है, खरीदना है तो सबका कंसेंट वहां पे लेना है हमको, ठीक है। तो अगला 6 क्या राइट आपको दिया गया, इफ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, सॉरी, इफ पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म, अगर आपने कोई लोन दिया हुआ है फर्म को, भाई फर्म भी लोन ले लेती है पार्टनर से कभी कभी, क्यों सर, क्यों फर्म हमसे लेगी लोन, क्यों नहीं बैंक से ले रही है? अच्छा ये बताइए, बैंक के पास जाएगी अगर आपकी फर्म को पालने पैसे की जरूरत पड़ गई शॉर्ट टर्म फंड की, अब वो बैंक के पास जा रही है, बैंक वाला चुट्टा मांग रहा है कितना, 13% 14% पे लोन दे रहा है, और आप जो अपने पास पैसा बचाए हुए हैं वो आप सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं अपने बैंक में, तो आपको कितना परसेंट मिल रहा है, 2.5% 3% मिल रहा है। तो पार्टनर क्या कहते हैं कि अच्छा देखो, फर्म अगर जा रही है लोन लेने तो 13% पे पा रही है, हम अपना रखे हुए हैं बैंक में तो हमको 3% मिल रहा है, ऐसा करो फर्म तुम हम ही से लोन ले लो, हमसे लोन ले लो और हमको तुम जो है 7% दे देना, 8%। तो 8% अगर मिल रहा है तो बैठे बैठे तुम्हारा 5% का फायदा। अगर फर्म को 8% पे तुम दे रहे हो तो फर्म का बैठे बिठाए तुम्हारा 5% का फायदा हो गया, क्योंकि उसको 13 पे मिल रहा था लेकिन तुम कितने में दे दिया, 8 में, तो 13 और 8 का डिफरेंस देख लो, वो उसका फायदा है। और तुमको कितना मिल रहा था, 3%, और उसको देने पे तुमको 8% मिल रहा है, तो वो डिफरेंस जो है तुम्हारा फायदा है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब 8% हो सकता है कि आप एग्री किए हों, ठीक है, तो ये पार्टनर्स बैठ के एग्री करते हैं कि भाई जो लोन देगा वो क्या % पाएगा, ठीक है। तो वही ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया हुआ है तो ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट्स, यानी कि अगर लोन देते समय पार्टनर्स के साथ चर्चा करके तुम्हारा ये विषय तय हो गया है कि यहाँ 8% के हिसाब से तुमको मिलेगा ब्याज, तो 8% के हिसाब से तुमको मिलेगा, तुम्हारा ये राइट है, तुम्हारा ये अधिकार है। लेकिन ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ उस समय, बस जरूरत पड़ा तुम भी निकाले दे दिया, अरे मेरा ही तो फर्म है कहीं डूब ना जाए, लगाओ पैसा, अपने जेब से निकाल दे दिया, उस समय ब्याज व्याज की बात ही नहीं की है, तो यानी कि कोई भी एग्रीड रेट नहीं है, तो भी कितना % तुमको मिलेगा, 6% मिलेगा ही मिलेगा अगर तुम फर्म को लोन दिए हो तो, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई रेट तय नहीं हुआ है तो 6%, लेकिन जो अगर रेट तय हो गया है तो तुमको उस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हारे लोन पे, ठीक है। तो ये भी एक पार्टनर का अधिकार होता है, राइट होता है, ठीक है। राइट टू इनकर एक्सपेंसेस और मेकिंग पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, हर पार्टनर का ये अधिकार है कि वो फर्म के बिहाफ पे कुछ खर्च कर सकता है, कुछ पेमेंट कर सकता है। अब जैसे मान लो कोई आया क्लाइंट, तो हम बोल रहा है पैसा चाहिए था, पेमेंट चाहिए था, अब हम ये थोड़ी कि नहीं अब कल ऑफिस जाएंगे तब ले आएंगे तब तुमको देंगे। पार्टनर क्या कर सकता है, अच्छा जेब में है मेरे, चलो तुम जाओ, पेमेंट हो गया। उसके बाद से वो जाके फर्म से क्या करेगा, लिखेगा कि हाँ इतना रुपए हम तुम्हारे बिहाफ पे दिए हैं, तो वो पैसा फर्म से क्या कर सकता है, वो निकाल सकता है। ये भी अधिकार है पार्टनर का, ठीक है। कोई क्लाइंट आया भाई घर के लिए नहीं ना, मेहमान नहीं ना है मेरा, उससे किसका फायदा, बिजनेस का तो फायदा है ना। तो अब चाय और पानी उसको बिस्किट नमकीन खिला रहे हैं, वो हम अपने जेब से खिलाएंगे क्या, तो हम अपने जेब से खिला दिए और उसके लिख दिए रिफ्रेशमेंट पे इतना रुपए खर्च किए हैं, तो फर्म से वो पैसा हम रिम्बर्स कर सकते हैं। ऐसा में कोई भी पार्टनर का ये अधिकार है कि वो फर्म के बिहाफ पे खर्च कर सकता है और बाद में उसको रिम्बर्स कर सकता है, ये भी आपका राइट है, ठीक है। तो राइट टू इनकर एक्सपेंसेस और मेकिंग पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ये लाइन आई समझ में। He has the right to indemnify by the firm, indemnify कर सकता है। indemnify मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति। क्षति मतलब क्या कि जितना हम पेमेंट किए उतना हमको क्या मिला, क्षति, यानी कि उतना पैसे हमारा कम हुआ है। अब पूर्ति मतलब क्या होता है, अगर वही पैसा अगर बैक मिल जाए हमको तो पूर्ति हो गई, यानी कि क्षतिपूर्ति इंडेमनीफाई मतलब होता है। तो ये भी एक पार्टनर का अधिकार होता है। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, यानी कि जब भी चाहे पार्टनर फर्म को अलविदा कहना वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर नोटिस उसको पहले सर्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो होप सो ये आपको टॉपिक समझ में आया। पार्टनरशिप डीड क्या है, तो अभी हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एग्रीमेंट हम कर सकते हैं पार्टनरशिप में ओरल एज वेल एज रिटन। ओरल कैसे होता है सर, तो मान लीजिए अगर चाय की टपरी बैठे हुए हैं 3 दोस्त A B C, ठीक है, अब चाय पी रहे हैं, अब सबका एकदम मूड खराब है, जॉब मिल नहीं रहा है, इंसान जान ही रहा है सिचुएशन क्या है, सब कंपनियां बिक जा रही है, कहाँ जॉब मिलेगा। तो कहने का मतलब कि वो क्या हो रहा है, अब वो तीनों एकदम गंभीर संभावना में है कि भाई हम लोग एक फर्म खोला जाए, ठीक है,
तो वो सब तीनों एग्री कर रहे हैं, वो सब बोले कि ऐसा है, इतना इतना हम लोग लगा दिया जाएगा, फर्म खोला जाएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा बराबर बांट दिया जाएगा। आपस में बात करके समझौता उन्होंने कर लिया और आके पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, वो करना शुरू कर दिया, तो वो भी वैलिड है। ऐसा नहीं, यानी कि ओरल जो उन्होंने आपस में समझौता किया वो भी क्या है, वैलिड है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। या फिर उसको क्या किया जाए, एक डीड बना दी जाए उसकी, यानी कि एक एग्रीमेंट बना दिया जाए, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बना दिया जाए उसका, जो जो बातें हो रही हैं उनके बीच, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड एक कागज होता है, यानी कि एक एग्रीमेंट है जिसमें सारी की सारी चीज़ें, यानी कि कंपनी का पार्टनर कौन कौन है, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी का ये, कंपनी का वो, हर एक मतलब फर्म का सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। आप समझ में कि कितना किसको प्रॉफिट देना है, कितना किसने कैपिटल लगाया, सारी की सारी चीज़ें उस रिटर्न फॉर्म में, उस डॉक्यूमेंट में रहेगी। तो जो रिटर्न फॉर्म में अपने समझौतों को हम लोग लिखवा देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, ठीक है। तो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। वो तो आपको आया वो समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर यही पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट हो, यानी कि पहले तो मेरे यार थे ए बी और सी, तीनों यार थे, बहुत अच्छे पक्के दोस्त थे, ठीक है। अब देखिए दोस्ती ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, जब फर्म कमाने लग गई खूब ज़्यादा, तो अब ये दोस्ती दुश्मनी में भी बदल सकती है, ठीक है। पता चलिए 1 लाख लगाए थे, 5 लाख या 10 लाख लगाया था। अब जब पैसा आने लग रहा है तभी इसके मन में आएगा कि भाई मेहनत सबसे ज़्यादा हम ही से करवा रहे हैं सब, लेकिन पैसा जो है अपने रख रहे हैं, ठीक है। तब ये जाके अब फुटपेज करना शुरू करेगा, ठीक है। तो उसी में फर्म खराब होगी और बाद में जो है अगर रिटर्न में कुछ नहीं रहेगा तो उल्टा सब पड़ जाएगा। ऐसा में तो अगर तुम आपसी दोस्ती में अगर ओरल एग्रीमेंट कर लिए थे तो वैलिड तो वो भी है, लेकिन अगर आगे चल के फ्यूचर में कुछ अगर तुम्हारा आपसी कंफ्लिक्ट होता है तो उस केस में जब कोर्ट में केस जाता है तो फिर क्या क्या रूल्स होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या रूल वर्क करता है। तो सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सर इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो अब ये देखिए मान लो तुम बैंक में पैसा रखे थे अपना, तो बैंक में पैसा रखे थे तो बैंक वाला तुमको क्या दे रहा था, ब्याज दे रहा था। तो वही पैसा तुम बैंक से निकाल के अब अपने पार्टनरशिप फर्म में यानी कि बिजनेस में लगा रहे हो। तो जब बिजनेस में लगा रहे हो तुम उससे नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि वो हमको ब्याज दे, मांगोगे ना उससे भी ब्याज, यानी कि वो हमको ब्याज दे रहा है, ठीक है, उससे हमको इंटरेस्ट लेना है। तो अगर तुम्हारा पहले से कुछ रिटर्न में नहीं था तो तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम नहीं कर सकता है अगर पहले से लिखित डॉक्यूमेंट में नहीं है तो, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा भाई। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, तो फर्म बैंक से अगर लोन लेते थे तो क्या पे करना पड़ता था, ब्याज। भाई अगर बैंक से लोन ले रहा हो तो ऐसे फ्री में देगा ना बैंक, बैंक हमारे घर का तो है नहीं, तो उसको क्या देना पड़ता, ब्याज। तो उसी तरीके से अब हम किससे लोन ले रहे हैं, उससे बैंक से ना लेकर अपने फर्म से लोन ले रहे हैं। तो फर्म से लोन लोगे तो फर्म नहीं ब्याज मांगेगा भाई, तुम उसको पैसा दियो तब तो तुम ब्याज मांग रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो तुमको पैसा देगा तो वो अब नहीं मांगेगा, ब्याज मांगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसको बोला जाता है। तो अगर पहले से कुछ एग्रीमेंट नहीं है, कुछ एग्रीड चीज़ें नहीं है, तो रिटर्न फॉर्म में कुछ नहीं है, तो बाद में क्या समझौता होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं मिलेगा, ठीक है, फर्म को। तीसरा, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी और सी ये सब जॉब वाले थे सॉरी जॉब वाले थे। तो ये दोनों मिलकर बोले ऐसा है कि तुम जाके बिजनेस संभालो, पढ़े हो ना अभी, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि अब ये जाके बिजनेस संभाल रहा है और ये दोनों ये समझौता कि तुम जाके बिजनेस संभालो और जो भी होगा उस मतलब तुमको 10,000 रुपये हम दोनों एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि जब भी प्रॉफिट बटेगा तो पहले 10,000 रुपये तुमको सैलरी के नाम पे हम लोग दे देंगे, उसके बाद से जो बचेगा वो आपस में हम लोग बांटेंगे, ठीक है, प्रॉफिट का। तो इसको ये पार्टनर मिलकर पहले आपसी बोल चाल में वो चाय की टपरी पे जाकर बोल रहा है इसको कि तुम 10,000 हर महीने लेते रहना, ठीक है। लेकिन यही 10,000 वाला अगर वो कागज़ के टुकड़े पे लिखा गया रहता तो ए को मिलता, लेकिन वो कागज़ के टुकड़े पे ना लिखाने के बाद क्या हो जाएगी, कोई भी सैलरी या कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। आया समझ में। अब ए भले ही काम करता था अपना, जाके दिन भर सुबह जाता था, सूट बूट पहन के जाकर ऑफिस में बैठता था, शाम में थके हारे घर पहुंचता था, लेकिन 1 रुपये भी उस सैलरी या कमीशन के नाम पे उसको नहीं मिलेगा। आया समझ में। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं कि भाई पार्टनर लोन दिया है किसको, फर्म को,
अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया है अगर, और बात हुई थी पहले कि 10% के हिसाब से जो है ब्याज मिलेगा, लेकिन बाद में जाके पार्टनर जो है केस पहुंचा दिया है कोर्ट में, ठीक है, कोई भी अब उस पर एग्री नहीं है, वो सब बोल रहा नहीं कुछ बात ही नहीं हुआ था। जो बी और सी हैं वो सब, ए बेचारा लोन दिया, अब बी और सी बोला नहीं ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ था कि 10% मिलेगा कि 8% मिलेगा ब्याज इसको, ठीक है। तो जब कुछ भी बात नहीं हुई है तो कितना परसेंट लोन मिलेगा, 6%, ठीक है, पर एनम के हिसाब से लोन पे ब्याज मिलेगा। समझ। तो अगर कोई भी रेशियो पहले से रिटर्न फॉर्म में नहीं किया गया, आपसी समझौते में बस बात हो गई है, लेकिन बाद में अगर कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो क्या रूल है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम। सामने क्या रूल चलता है, तो किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। बस एक चीज़ याद रखना कि क्या मिलेगा, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। उसके अलावा किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चीज़ और छूट रहा है बचवा, प्रॉफिट शेयर करेंगे कैसे, इक्वली। ये सबसे बेकार चीज होता है, ठीक है। ए में लगाया था पैसा 2 लाख, ठीक है, बी लगाया था 10 लाख, सी लगाया था 50 लाख। पहले ये सब बात किए थे 2:10:50, कितना हो जाएगा 1:5:25 में मिलेगा पैसा। इसमें पैसा बटेगा इस रेशियो में, ठीक है। ABC का समझौता ये हुआ था मान लीजिए, ठीक। लेकिन ये कैसे हुआ, ओरल, उस चाय की टपरी पे हुआ, उसको लिखित रूप में नहीं ले आया गया। अगर ये लिखित रूप में नहीं है तो भले ही ये सी 50 लाख लगाया हो और ये 2 लाख रुपए लगाया हो, ये 10 लाख लगाया हो, कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली, यानी कि 1 और 1 में बढ़ जाएगा प्रॉफिट। समझ में। तो ये रूल याद रखिएगा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, और प्रॉफिट शेयर कैसे करेंगे पार्टनर, तो इक्वली करेंगे। आया समझ में, ठीक है। तो ये रूल था। अब लेक्चर 2 में हम लोग अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो इसी रूल पे बेस्ड है, ठीक है। तो होप सो आपको ये रूल समझ में आ गया हो, और आज जो भी चीज़ें चली हैं उसको अगर ना समझ में आया हो तो फिर से जाइए, फिर से एक बार उसको 2x पे डाल के फिर से एक बार रिवाइज करिए, ठीक है। और अब हम अगले लेक्चर से अपना क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए